नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं निराला जी व प्रसाद जी की तुलना आगे जाकर वाजपेयी जी किस रूप में करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और अपन देख रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी को। तो वाजपेयी जी को अपन यहाँ पर देख रहे थे और वाजपेयी जी द्वारा रचित निबंध कौन सा? प्रसाद और निराला। इस निबंध को अपन यहाँ पर देख रहे थे। इस निबंध में अंत में वाजपेयी जी करते हैं दोनों ही महान साहित्यकारों की तुलना। और मैंने आपको बताया था कि भाई ये कहते हुए तुलना शुरू करते हैं कि जब अपनों ने इतना गूढ़ अध्ययन कर लिया, विस्तृत विवेचन कर लिया, तो अब तुलना के लिए समय कहाँ है। और दूसरी बात कि अब यदि अपन तुलना करते भी हैं तो मान लो कि उनके संबंध में विवेचन, उनका साहित्य इतना गहन था, विविधता लिए हुए था कि वो चीजें ही खत्म नहीं हो रही, तो तुलना करें कैसे। फिर भी अपन संक्षिप्त रूप में इसकी तुलना करते हैं और ये कहते हुए ये इन दोनों महान साहित्यकारों की तुलना शुरू करते हैं। ये यूं कहते हैं कि अपनों ने इन दोनों की ही प्रवृत्तियों को देख लिया, साथ साथ अपनों ने ये भी देखा कि भी कितने बड़े आश्चर्य की बात है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति जो गहन अनुभूतियां रखता है, गहन अनुभूतियां रखता है, अनुभूतियां यानी जिसकी अनुभूतियों में प्रमुखता है, प्रबलता है, फिर भी वह महाकाव्य रच डालता है, वह महाकाव्य रच डालता है। जबकि उसमें जो योग्यता होती है वो कौन सी होती है? उसमें योग्यता है श्रेष्ठ प्रगीतों को रचने की। तो श्रेष्ठ प्रगीतों को रचने संबंधी योग्यता वाले एक महाकवि इन सभी चीजों को छोड़ के और महाकाव्य रच डालता है। और दूसरी तरफ ये जिनकी निसंगता का मतलब होता है कि जिन्होंने अपने आप से कोई मतलब ही नहीं रखा, जिनकी अपने जीवन से तटस्थता थी, वो व्यक्ति खाली प्रगीतों में ही लगा रहा, यानी श्रेष्ठ प्रगीतों की ही रचना करने लगा और उसका जो काव्य है वो प्रगीतों की रचना तक ही सीमित रहा। तो यहां पर ये यूं कहते हैं कि भाई निराला एक ऐसे कवि जो निसंगता व तटस्थता लिए हुए थे, जो महाकाव्य रचने की योग्यता रखते थे। यानी इनमें तो योग्यता कैसी थी? श्रेष्ठ प्रगीतों की। इन्होंने तो रचा महाकाव्य और इनमें योग्यता थी महाकाव्य की, रचे प्रगीत। तो यहां पर वो कहते हैं कि इन्होंने योग्यता महाकाव्य की होने के बाद भी प्रगीतों की रचना की। हालांकि इनके जो प्रगीत थे वो स्वच्छ थे, उदात्त भावना से प्रेरित थे। उदात्त का मतलब होता है श्रेष्ठ या उच्च प्रकार का व्यक्तित्व या फिर श्रेष्ठ विचारों से पूरित। तो स्वच्छ का मतलब भी सादगीपूर्ण हो गया और उदात्त का मतलब श्रेष्ठ। तो इन्होंने है वो महाकाव्य की तरफ ध्यान न देकर और इन्होंने क्या किया? सिर्फ प्रगीतों की रचना की। तो ये एक बड़ा विरोधाभास कहा जा सकता है, विरोधाभास ही कहा जा सकता है कि एक कवि जो महाकाव्य रचने की योग्यता रखता हो वो तो प्रगीत रचता है और जो प्रगीतों को रचने की, श्रेष्ठ प्रगीतों को रचने की योग्यता रखता है वो महाकाव्य रच डालता है। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना की गई कि भाई दोनों ने अपनी जो मूल योग्यता थी उससे हटकर काव्य रचना की और उसमें भी ये इतने अप्रतिम साहित्य लेकर आते हैं कि जिनकी बराबरी पूरा साहित्य समाज नहीं कर पाता। तो पहला जो विरोधाभास या पहला जो इन दोनों कवियों के अंतर अपन देखें तो वो यही है कि उनकी योग्यता किस क्षेत्र में थी। अब अपन बात करते हैं आगे।
तो आगे यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर अपन बात करें आगे दूसरी, तो मनोभाव की, देखिए मनोभावों की दृष्टि से यदि देखें तो ये गूढ़ मनोभाव लिए हुए थे। इनके विचारों में गहनता थी, जबकि इनके विचारों में क्या थी? व्यापकता थी। देखिए निराला जी ने दर्शन का परिचय दिया है। इनके काव्य में, इनके साहित्य में दार्शनिक विचार मुखर हुए हैं, और दार्शनिक विचार भी इतने उत्कृष्ट और इतने व्यापकता लिए हुए हैं कि जिनकी बराबरी पूरा साहित्य समाज नहीं कर सकता। यानी संपूर्ण दार्शनिकता को इन्होंने अपने साहित्य का अंग बनाया है। किसने? प्रसाद जी ने। निराला जी की बात करें तो निराला जी मूलतः एक दार्शनिक थे, और दर्शन के संबंध में इनकी बड़ी गहरी सोच थी। निराला जी को साहित्य में आने और जाने वाली, यानी साहित्य से संबंधित नवीन प्रवृत्तियों की इतनी गूढ़ और इतनी गहन समझ थी कि वो विक्षिप्तावस्था में जो बता सकते थे, व्यक्ति सामान्य अवस्था में नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से ये खुद दार्शनिक थे, गहरी सोच लिए हुए थे, परंतु जब वो साहित्य रचना करने बैठे तो इन्होंने श्रृंगार व सौंदर्य को अपना आधार बनाया। इनकी रचना श्रृंगार व सौंदर्य के इर्द गिर्द घूमती रही। इन्होंने अपनी दार्शनिकता को अपने जीवन से किनारे कर दिया, यानी दार्शनिकता को किनारे पर छोड़कर, और इन्होंने जिन चीजों को अपनाया वो था श्रृंगार और सौंदर्य। देखिए अगर मूलतः इनकी देखें तो इनकी गूढ़ दृष्टि थी, परंतु मार्मिक दृष्टि थी। इनके मनोभाव गूढ़ थे, परंतु फिर भी ये दर्शन का विश्लेषण करते हैं, और इतना गूढ़ विश्लेषण करते हैं कि कोई बराबरी नहीं है। अगर कामायनी को पढ़ेंगे तो आप यूं सोचेंगे कि ये कोई गूढ़ दार्शनिक का काम है, जबकि इनके काव्य में यदि अपन देखें तो इनके काव्य में सिर्फ बाहरी ही सौंदर्यता दिखाई नहीं देती। इनके बाहरी सौंदर्य को तो देखकर यूं लगता है कि किसी विषय विशेषज्ञ ने रचा है, वहीं आंतरिक सौंदर्य भी उतना ही उत्कृष्ट है। तो ऐसे कहते हैं कि भाई जहां पर प्रसाद जी की बात करें तो प्रसाद जी दर्शन के विषय में इतने ज्ञाता नहीं थे, फिर भी दर्शन को साहित्य में लेकर आते हैं। और ये एक गूढ़ दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन को तो किनारे पर रख दिया और इनका चित्रण किया। ये दूसरा विरोधाभास कहा जा सकता है। विरोधाभास ही तो है। जो दार्शनिक नहीं है वो तो संपूर्ण दर्शन को अपने साहित्य में लेकर आता है, और जो दार्शनिक है वो दार्शनिकता को या दर्शन को तो किनारे रखता है और श्रृंगार सौंदर्य संबंधी बातें करता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये भी इनमें गहरा या फिर अपन यूं कहें कि गहन विरोधाभास कहा जा सकता है। विरोधाभास का मतलब होता है कि विरोध की स्थिति। जो योग्यता है नहीं उसमें तो महारथी, और जो योग्यता है उसको साइड में रख रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके इस संबंध में भी विरोधाभास दिखाई देता है। मनोभावों के चित्रण में विरोधाभास, साहित्य की मूल प्रवृत्ति से संबंधित विरोधाभास। अगर अपन देखें कि उनके साहित्य के आधार के संबंध में, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, साहित्य के आधार के संबंध में भी इनमें विरोधाभास दिखाई देता है। प्रसाद व निराला में कहीं लाक्षणिकता दिखाई देती है तो कहीं अलंकारिकता दिखाई देती है। देखिए निराला की यदि अपन बात करें, निराला के काव्य की, तो एक चीज और अपन देख सकते हैं, और वो चीज कौन सी है कि देखिए सौंदर्य जो है
या फिर अपन बात करें साहित्य, वो मानसिक द्वंद्व की बात करता है, मानसिक द्वंद्व की बात करता है, वैयक्तिक संघर्ष की बात करता है, वैयक्तिक संघर्ष की। मानसिक द्वंद्व व वैयक्तिक संघर्ष दोनों ही स्थितियों में देखें तो दोनों ही साहित्यकार बहुत ही उत्कृष्ट स्थान रखते हैं। साथ साथ निराला जी का साहित्य तो क्लासिक साहित्य है। क्लासिक का मतलब हुआ कि इन्होंने तो अपने साहित्य को बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है, बहुत ही सुंदर भाव में उकेरा है। तो जहां पर भाव व कला दोनों पक्षों की उत्कृष्टता हो तो उसके सौंदर्य की तो कोई बात ही नहीं है। तो इन्होंने जिस सौंदर्य की चर्चा की है उसमें इनका मानसिक द्वंद्व भी दिखाई देता है, तो वैयक्तिक संघर्ष भी दिखाई देता है। मानसिक द्वंद्व में यदि अपन देखें तो इन दोनों ही महान लेखकों की परिस्थिति ये थी कि दोनों के दोनों मानसिक द्वंद्व से जूझ रहे थे, दोनों के दोनों वैयक्तिक संघर्ष कर रहे थे, यानी जीवन में दोनों के दोनों साहित्यकारों के संघर्ष था, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष था। निराला जी अनेक प्रकार के प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, यानी इनके साहित्य में भांति भांति के प्रयोग दिखाई देते हैं। वहां पर ये ज्यादा प्रयोग नहीं करते, इनके साहित्य में सरलता रहती है, समरसता रहती है, और वो समरसता व सरलता एक रस होकर अंत तक बहती रहती है, एक रस होकर, यानी इनका साहित्य रस में बन जाता है। हालांकि वैचित्र्य पैदा नहीं कर पाता, परंतु एक ऐसी धारा रस की प्रवाहित होती है कि जो शुरू से लेकर अंत तक चलती रहती है। इनके साहित्य की यदि बात करें तो इसमें रस दिखाई देता है, परंतु वो भी सामूहिकता में। सामूहिकता का मतलब अपन मान सकते हैं कि इनका साहित्य एक ऐसे समाज में निर्मित किया जाता है जहां पर व्यक्ति अकेला नहीं रहता, जिस प्रकार से आज आधुनिकता की दौड़ में हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं, वैसे इनका नहीं रहा। मनु को आप देखेंगे तो मनु सभी लोगों के साथ रहकर जितने खुश है, जितने प्रसन्न है, जितना लोगों का उद्धार करते हैं और जिस प्रकार से आनंदवाद की प्रतिष्ठा करते हैं, वो तो अप्रतिम मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से यूं कहा जाता है कि भी प्रसाद और निराला दोनों ही ऐसे महान लेखक हैं जो 20वीं शताब्दी के अपराजेय लेखक हो सकते हैं। दोनों ही इतने महान साहित्य की रचना करते हैं कि यदि अपन देखें कि इनकी मूल प्रवृत्तियां अलग है, फिर भी ये जिस क्षेत्र में, जिस दिशा में अपनी लेखनी चलाते हैं उसी दिशा में उस विधा को भी उच्च स्थान दिला देते हैं। यही तो है प्रसाद और निराला। इन्होंने जिसको भी छुआ उसी को पारस बना दिया, उसी को मूल्यवान बना दिया, चाहे उनकी वह मूल प्रवृत्ति हो और चाहे नहीं हो। इनकी मूल प्रवृत्ति प्रगीतों की नहीं थी, विशेषता नहीं थी, परंतु फिर भी प्रगीतों को छूकर इन्होंने इतना अप्रतिम रूप दिया। इन्होंने लघु व दीर्घ गीतों की रचना की थी, लघु व दीर्घ। और एक बात और, इन्होंने महाकाव्य की रचना की, इन्होंने लघु व दीर्घ प्रगीत लिखे। उसके अंदर के भाव की भी यदि अपन बात करें ना, तो इनका जो महाकाव्य, प्रसाद जी का महाकाव्य एक ही था, कौन सा? कामायनी। तो कामायनी तो प्रगीतात्मक भावात्मकता लिए हुए है, प्रगीतात्मक भावात्मकता लिए हुए हैं, अर्थात ऐसे भाव लिए हुए हैं जो गीतों में होते हैं। और यदि अपन इनकी बात करें, किनकी? यदि अपन ने निराला जी की बात करें तो निराला जी ने क्या लिखे हैं? गीत लिखे हैं, लघु व दीर्घ, परंतु वो महाकाव्यात्मक विशेषताएं लिए हुए हैं। अब ये लीजिए, ये भी कहा जा सकता है ना विरोधाभास। कैसे? जो महाकाव्य लिख रहे हैं उसमें तो गीत की विशेषता,
और जो गीत लिख रहा है उसमें महाकाव्यात्मक विशेषता। तो ये इनके महत्वपूर्ण अंश कहे जा सकते हैं। और अंत में जो वाजपेयी जी है वो यूं लिखते हैं कि 20वीं शताब्दी के ये दोनों ही महान रचनाकार थे, दोनों ही महान साहित्यकार थे, जिनकी बराबरी संपूर्ण साहित्य समाज मिलकर भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 20वीं शताब्दी के ये दोनों ही साहित्यकार अप्रतिम है, अपराजेय है। और इसी के साथ वो अपने निबंध की समाप्ति देते हैं। तो इसी के साथ अपन भी क्लास को समाप्ति देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंधकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।